डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2021 का है। अगर आपके पास ये सैम्पल पेपर नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व किया जाएगा, तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, इसलिए मैं कई पार्ट में इसे बांटने वाला हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब पढ़ लिया जाए। देखिए, पहला सवाल दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ नंबर एक्स एंड वाई इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम ऑफ देम। देखिए, आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी इसको हम लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये लिखने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप गिवन लिखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारे सवालों के गिवन उतारा करें। आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, गिवन डेटा लिखना है, क्योंकि गिवन डेटा अगर आप लिखना सीख जाते हैं तो इस चैप्टर में या कह सकते हैं आप इस पेपर में 3 मार्क्स ऐसे सिक्योर कर लेते हैं, 3 से 4 मार्क्स गिवन लिखने पर, स्टेप मार्किंग में। देखिए, गिवन में क्या दिया गया है, एक्स वाई 180, एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई 3। हमें कहा गया है एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये निकालना है हमें। देखिए, हमें निकालने के लिए कहा गया, बनेगा कैसे सॉल्यूशन। देखिए, इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगने वाली है। भाई, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ नंबर एंड एलसीएम ऑफ नंबर। हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में क्या दिया गया, एक्स एंड वाई, यानी कह सकते हैं एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई यानी एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू एलसीएम एक्स कॉमा वाई। इसको इस फॉर्मूला पे मैंने इसे बेस करके डाल दिया वैल्यू। एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, 180, एलसीएम एलसीएम एक्स कॉमा वाई इज 180/3, यानी आपका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या निकला, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 60। ये हो गया हमारा आंसर। 1 के और में एक सवाल दिया गया, उसे सॉल्व करना है। सवाल कहा गया जा रहा है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन डिजिट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, यानी हमें एक वैल्यू दे दी गई है। कैसे, देखिए, आप सवाल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने सवाल स्क्रीन पे दे दिया है। देखिए, कहा गया ये कितने डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट होगा। तो हमने जैसे कि फॉर्मूला में पढ़ा है कि 2 और 5 हमें डिनोमिनेटर में चाहिए होते हैं और दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसे 5 टू द पावर 4 है और 2 द पावर 1 है, तो मैं भी इसका अगर पावर 4 करना चाहूँ तो 2 का क्यों मल्टीपल करना पड़ेगा नीचे मुझे, और 2 का मल्टीपल ऊपर भी कर देते हैं। देखिए, सवाल चेंज नहीं हुआ, अगर मैं काटूं जो सवाल था मुझे वही मिलेगा। 8 इंटू 1 4 5 8 7, 2 इंटू 5, ठीक है, 2 का पावर 4, 5 का पावर भी 4। हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा, 10 टू द पावर 4, तो 10 का पावर जितनी होती है डेसिमल भी उतने के बाद ही मिलता है। देखिए, 1 4 5 8 7 डिवाइडेड बाय, देखिए 4 डिजिट आ गया ना, तो आंसर में 4 डिजिट के बाद ही मिलेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है। लिख सकते हैं वी गेट टर्मिनेटेड वैल्यू, टर्मिनेटेड 4 डेसिमल वैल्यू, 4 डेसिमल वैल्यू, जितनी जीरो डिनोमिनेटर में रहेगी डेसिमल प्लेस भी उतना ही होगा। तो ये आपका 1 का और का सवाल था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहा गया है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए, पहले गिवन लिखना है, सम ऑफ जीरोस हम लिखेंगे इक्वेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस का वैल्यू, सम ऑफ जीरोस क्या होती है, माइनस बी बाई ए। कब? जब आपका इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इससे हम कंपेयर करें तो हमारा सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस बी के जगह पे दिख रहा है माइनस के, ए के जगह पे 3, इसकी वैल्यू हमें क्या दिएंगे, सम ऑफ जीरोस की 3। सो 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के बाई 3, के इज इक्वल्स टू 9। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें दो लीनियर इक्वेशन दे दिए गए हैं और कहा गया है क्या कि के की किस वैल्यू के कारण ये नॉट सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये बात पता है, देखिए फॉर्मूला से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अगर लीनियर हमें दे दिए जाते थे तो नॉट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बनता था, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर इस कंडीशन को जो सॉल्व करेगा उसे क्या कहेंगे, नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, a1 बाई a2 3 बाई 6 1 बाई 2, b1 का पता नहीं तो b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 1 बाई के, c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 8। हमें क्या कंडीशन देखनी थी, हमें कंडीशन देखनी थी a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। हमें दिख रहा है कि पहला और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें दोनों को इक्वल करना होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स तो 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई के। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो के का वैल्यू आपका क्या निकलता है, 2। फॉर वैल्यू ऑफ 2 द इक्वेशन हैज डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो कि आपका 4 नंबर सवाल है, 3 chairs and 1 table cost 1500, 6 chairs and 1 table cost 2400 रुपीज। हमें लीनियर इक्वेशन बनाने से रिप्रेजेंट करना है पहली बात, और कुछ नहीं। गिवन लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल्स इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सवाल में कहा क्या गया, सवाल में आपका कहा गया था 3 chairs and 1 table, 3 chairs, 3 chairs and 1 table। कितने रुपए लग रहे हैं टोटल, ₹5,1500। तो 3x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 1500, इक्वेशन 1। सेकेंडली इसमें क्या कहा गया, 6 chairs and 1 table, 6 chairs and 1 table cost rupees 2400। So 6x plus 1y is equals to 2400। देखिए आपको और ये सब लिखना खुद आना चाहिए। तो required linear equation, थ्री एक्स प्लस 1y इज इक्वल्स टू 1500, 6x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 2400 रुपीज। 5 नंबर सम्स में कहा गया है विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 इज 0। देखिए इसे लिखना कैसे, 24, 21 विच टर्म इज 0, यानी एक टर्म 0 आ रहा है, हमको पता नहीं कि वो कौन सा टर्म है। यही तो हम इसका गिवन डेटा में देखते हैं। तो ए का वैल्यू क्या दिया, AP का सम्स में a इक्वल्स टू 27, D क्या होगा 24 माइनस 27 यानी -3। सपोज ए nth टर्म मेरा हो गया क्या 0। लेट ये मान लिया गया है कि a n टर्म मेरा क्या हो गया 0। तो बाय फॉर्मूला वी नो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a n के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 0 क्योंकि वैल्यू पता है। a के जगह पे 27 प्लस n नंबर ऑफ टर्म वही तो निकालना है।
डी की वैल्यू -3, ये टर्म उधर जाने पर -27 -3 एंड -1 उधर भेज दिया जाए, 27/3 एंड -1 9 उधर भेज दे 1 तो n, so नंबर ऑफ टर्म विल बी 10। देखिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि एरो और अगर आप और लिखते हैं तो और लिखा करें और लास्ट में देयरफॉर। तो 10th टर्म ऑफ एपी विल बी 0, ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सम्स क्या दिया गया 5 का, और एपी ऑफ प्रोग्रेशन इफ गिवन लिखना है हमें, d is equals to -4, नंबर ऑफ टर्म n इक्वल्स टू 7, ए एन टर्म की वैल्यू क्या दे दी गई है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने पहले डेटा डाल दिया। बाय फॉर्मूला वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ए एन, हाँ ए एन है ये, n -1 d, ए एन की जगह पे क्या लिखना है 4, ए पता नहीं है, एंड 7 -1, डी की जगह पे क्या दिया गया है -4, तो 4a 6 -4 4a -24, तो अब हो जाएगा 4 + 24 इज इक्वल्स टू 8, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी विल बी 28। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। 6 नंबर में क्या सवाल दिया गया, और वो स्क्रीन पे आप सवाल देख पा रहे होंगे, ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे दिया जाता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 इज इक्वल्स टू 0, अब इक्वल रूट्स, इक्वेशन क्या दिया है 9x² + 6kx + 4 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है इक्वल रूट्स, कंडीशन क्या कहा गया आपका इक्वल रूट्स। और लीनियर इक्वेशन में हमने पता है कि अगर हमारा इक्वेशन ax², क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है जिस तरह की ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, इक्वल रूट्स कब मिलते हैं जब b² - 4ac का वैल्यू क्या हो 0 के बराबर। तो इसे हम अगर इक्वेट करें तो b की वैल्यू क्या आती है बाय इक्वेटिंग, सो b की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है +b, इधर दिया गया 6k, c की वैल्यू दे दी गई है 4, a की वैल्यू दे दी है 9, इसके अंदर जस्ट पुटअप करना है, हमारा वैल्यू तैयार। तो b² 6k² - 4a c is equals to 0, 36k² - 36 × 4 = 0, ये मल्टीप्लाई है, 36 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये उधर भेजने पे 0, अगर उधर भेज दें तो k² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स k² इक्वल टू 2², या आप कह सकते हैं k² को √2, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा +-2, तो हम कह सकते हैं कि k का वैल्यू होगा +2 हो या -2 हो, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेंगे इक्वल रूट्स, रिक्वायर्ड आंसर। चलो बच्चों अब नेक्स्ट सम्स क्या दिया गया है, नेक्स्ट सम्स में कहा जा रहा है 7 नंबर सम्स में फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 7x + 10 इज इक्वल्स टू 0। चलिए बनाते हैं, गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया हुआ है हमें x² + 7x + 10 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन 7x 10 इज इक्वल्स टू, चलिए हम सॉल्व,
इसे 2 कॉमन निकालने पर देखिए दोनों ही टर्म के पास x+5 है, तो हमने क्या किया, दोनों से x+5 बाहर निकाल लिया। अब हमें पहले ही कह दिया गया कि हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो देखिए 2 का मल्टीपल कब 0 होगा, कभी भी कोई भी 2 नंबर के मल्टीपल 0 नहीं होते। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर हो। तो आइदर क्या होगा, आइदर x+5 इक्वल्स टू 0 -5, और क्या हो सकता है, x+2 इज इक्वल्स टू 0। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर of the equation are -5 and -2। required answer। देखो बच्चों, तुम्हें 7 के और सम्स में दिख रहा होगा, क्वेश्चन पहले पढ़ के सुना दूं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x ऑफ a क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax², परंतु यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये सम्स होना चाहिए 3ax² - 6x + 1 इज इक्वल्स टू 0 हैव नो रियल रूट। यानी एक कह सकते हैं कि एक किस वैल्यू के कारण ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व किया नहीं जा सकता, यानी इसके एक भी रूट्स नहीं निकलेगा। देखिए कैसे लिखना, 7 और गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ, 3ax² - 6x + 1। कंडीशन क्या है, कंडीशन है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। देखिए इसका भी हमें पता है फॉर्मूला, अगर सॉल्यूशन में स्टार्ट कर दूं, व्हेन इक्वेशन का ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। हमने पढ़ा है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² + bx + c हो, अगर वो नो रूट्स हमें तभी मिल सकती हैं जब b² - 4ac का वैल्यू जो हो वो लेस देन क्या हो, 0 हो। तो इस जगह पे हमें क्या करना है, अगर हम इसे इक्वेट करते हैं बाय इक्वेटिंग गिवन इक्वेशन with quadratic equation, b की वैल्यू में मिलती है -6, a की वैल्यू मिलती है 3a और c की वैल्यू क्या मिलती है 1, b² यानी -6 हुआ मेरा -b² b² - 4ac इज लेस देन 0, -6 होल स्क्वायर -4, a के जगह पे होगा 3a वैल्यू, c के जगह पे लिखेंगे 1 लेस देन 0, 36 - 12a लेस देन 0। देखिए मैं इसको इधर की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ, 36 - 12a लेस देन 0। अगर उधर भेज दिया जाए 36 को -36, हमें ये पता है कि कभी भी नेगेटिव टर्म अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड की ओर जाए या फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई की ओर आए, ये जो मिडिल का साइन है ग्रेटर देन हो या लेस देन हो वो चेंज कर देता है अपना डायरेक्शन। तो ये जैसे -12 डिवाइड की ओर जाता है, देखिए ये क्या था, लेस देन ग्रेटर देन, सो ए विल बी कंडीशन क्या होगी तब नो रियल रूट्स की, कि a की वैल्यू 3 से अगर ज्यादा है तो आपको कभी भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर होगा a शुड बी ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट सम्स क्या दिख रहा है 8 नंबर सम्स में, मैंने ड्राइंग ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया इधर, आप क्वेश्चन भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, PQ इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PLM। कहा गया है PQ, पहले गिवन डेटा लिखते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक सर्कल दे दी गई है जिसके ऊपर PQ और PT दो टेंजेंट है, ठीक है। हमें ये डेटा दे दिया गया है
कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है 28। तो ये पी क्यू की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। और बाय द प्रॉपर्टी हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम किसी बाहरी बिंदु से अगर क्या करते हैं टेंजेंट गिराते हैं, यानी किसी भी आउटर पॉइंट से किसी टेंजेंट के ऊपर अगर टेंजेंट किसी भी सर्कल के ऊपर खींची जाए किसी एक ही पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस पी पॉइंट से मैं इधर ए और इधर बी खींचूं तो पी ए और पी बी की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, टेंजेंट की वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं कह सकता हूं कि पी से क्यू और टी दो टेंजेंट खींचे गए हैं एक सर्कल के ऊपर। तो सॉल्यूशन, तो मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू टी, पी क्यू पी टी के बराबर होगा, मैं कह सकता हूं। और ये वैल्यू कितनी के बराबर बता दी गई है 28 सेंटीमीटर। ये मेरा पहला गिवन डेटा से निकला। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि एल पॉइंट से भी क्या हुआ, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एल एन और एल क्यू। सिमिलरली क्या होगा एल क्यू और एल एन दोनों ही टेंजेंट आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अगेन अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि एम पॉइंट से एम एन एंड एम टी दोनों ही टेंजेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, और हमें क्या पता है ना, सॉल्यूशन में आते हैं, हमें पता है कि पी क्यू पी टी के बराबर है। ठीक है, वैल्यू दी है, कहा है क्या नहीं। तो पी क्यू के जगह पे क्या लिखा जा सकता है पी एल प्लस एल क्यू। चलिए अब सॉल्व करते हैं। मैं इधर अब सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा ये इसके बाद लिखनी है। हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू पी टी के बराबर है, पी क्यू पी टी के बराबर। पी क्यू के जगह पे लिखा जा सकता है पी एल प्लस एल क्यू, पी टी के जगह पे लिखा जा सकता है पी एम प्लस एम टी। एल क्यू है, एंगल क्यू नहीं है, ये एल क्यू है। हमने पहले ही निकाल लिया है कि एल क्यू की वैल्यू क्या है एल एन, तो एल क्यू की वैल्यू के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे एल एन, पी एल प्लस एल एन। क्यों रिप्लेस किया यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, पी एम लिखना है हमें। एम टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम टी के जगह पे देखिए हमने लिखा है एम एन, लिख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक गिवन डेटा और बाकी वैल्यू से निकल गया। चलिए हम लोग इसे क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब निकालते हैं क्या ना, इन ट्राइंगल पी एल एम पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ किसी भी ट्राइंगल की सम ऑफ ऑल साइड, यानी ट्राइंगल के तीनों भुजाओं को जोड़ दिए जाए, या फिर इसे कह सकते हैं ट्राइंगल के तीनों साइडों का जोड़, पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम। ठीक है, पी एल एल एम, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं पी एल प्लस एल एम को क्या लिखा जाए एल एन प्लस एम एन प्लस पी एम। क्यों, इसकी वैल्यू 28 थी, इसकी वैल्यू भी 28 होगी, इसकी वैल्यू भी 28 होगी। वैसे तोड़ दिया जाए तो क्या मिल रहा है हमें पी एल प्लस एल एन, ये वैल्यू पी एम प्लस पी एन, थोड़ा अरेंज कर दिया गया इसे। पी एल एल एन की जगह पे लिख सकते हैं 28
PMMN की जगह भी लिख सकते हैं 28। क्या होगी वैल्यू था 56 सेंटीमीटर। ये हो गया ट्राइंगल का पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होगी। सपोज ये मेरा क्या हो गया सर्कल, सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से मैंने क्या किया, इसके ऊपर टेंजेंट खींचा। देखिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया गया। सपोज इस पॉइंट को मैं मानता हूं P और जिसने टच किया है Q, इस पॉइंट पर जहां टच किया उसे कहते हैं R। ये हो गया हमारा सेंटर। कहा क्या गया है, ये जो टेंजेंट का एंगल है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी यहां से अगर इसे ड्रॉ कर दूं सर्कल के ऊपर 3 सेंटीमीटर जहां टच कर रहा है PQO। हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी कि सर्कल के ऊपर कहीं से भी अगर कोई टेंजेंट टच करते हुए चला जाए तो सेंटर से अगर उस पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो हमेशा टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू बन रहा है टेंजेंट के साथ वो वैल्यू कितनी डिग्री की होगी 90 डिग्री। सिमिलरली इस जगह पर वैल्यू कितनी होगी आपकी 90 डिग्री। हमें क्या करना है, इन दोनों टेंजेंट की वैल्यू निकालिए, लेंथ की वैल्यू हम ज्वाइन कर देते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इससे ट्रायंगल ORP लेता हूं और हमें यह भी पता है कि अगर किसी बाहरी बिंदु से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींची जाए एक ही पॉइंट से तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। इट मींस ये जो वैल्यू होगी वही वैल्यू नीचे वाली भी होगी, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं, लेट PQ एंड PR इक्वल्स होंगे और इसकी वैल्यू मान लिया क्या गया है x यूनिट, x सेंटीमीटर। हमें क्योंकि रेडियस की वैल्यू क्या दे दी गई थी 3 सेंटीमीटर, तो हो गया सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल ORP क्या दिख रहा है हमें, अगर हम इस ट्राइंगल को बनाने के लिए R पॉइंट पे 90 डिग्री, O पॉइंट एंड P पॉइंट और ये 3, यहाँ पर इस जगह पर कह सकते हैं टेंजेंट की एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि कभी भी टेंजेंट के ऊपर अगर सेंटर से ज्वाइन कर दी जाए दोनों की वैल्यू तो ये एंगल हाफ हो जाएगा 30, ये भी वैल्यू हो गया क्या 30। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई 30। इतनी डेटा लेके हमें काम करना है। अब PR की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे x मान लिया। अब यहां से वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। tan थीटा, tan ये रेफरेंस के लिए यूज किया मैंने। tan थीटा के जगह पे क्या लिखना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर के जगह पे 3, बेस की जगह पे x। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√3, 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ गया 3√3 सेंटीमीटर। और हमें पता क्या है टेंजेंट के दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल है और दोनों की वैल्यू क्या हो गई 3√3। तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 3√3 सेंटीमीटर। देख लीजिए, देखिए 9 का और भी सम्स दिया गया है, इसका डायग्राम मैंने पहले बना दिया। PQ इज अ टेंजेंट ऑन अ सर्कल सेंटर O एट पॉइंट P। किस बिंदु पे मैं टेंजेंट गिर रहा है P पॉइंट पर। इफ ट्राइंगल OPQ इज आइसोस्केलन ट्राइंगल। डेटा क्या दिया ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है गिवन में OPQ इज आइसोस्केलन ही कहा गया है ट्राइंगल। OPQ इज आइसोस्केलन ट्राइंगल। फाइंड आउट, फाइंड क्या करना है
एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी हमें ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, सॉल्व कैसे किया है? सॉल्यूशन देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोस्केलेन ट्रायंगल, इसके मतलब क्या है, इसकी दो साइड आपस में एक है, परंतु हमें यह भी पता है कि इस जगह पे वैल्यू बनने वाली क्या है, एंगल 90 डिग्री। पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया। तो कोई भी ट्रायंगल अगर 90 डिग्री की हो, इसका मतलब क्या हुआ? और हमें यह भी पता है कि हाइपोटेनस की वैल्यू बाकी दोनों साइड के वैल्यू से क्या होती है, अगर बात करें इंडिविजुअली तो बड़ी होती है। तो ये वैल्यू अगर बड़ी है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, एक। इट मीन्स ये हो गया हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपस में क्या हो गया, इक्वल। अकॉर्डिंग टू द लिख सकते हैं OP इज इक्वल्स टू PQ। क्यों पता चला? क्योंकि गिवन से ही पता चल रहा है, और ये ट्रायंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है, ये मेरा क्या बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। देखिए ये बेस परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल OPQ अगर हम tan इस वैल्यू की मान ले, एंगल की वैल्यू थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर के जगह पे लिखना है OP और इसके जगह पे लिखना है PQ, OP और यहाँ पे लिखेंगे PQ। और हमें पता है कि OP और PQ आपस में क्या है, बराबर। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू OP बाई OP। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। PQ के जगह पे हम लोग OQ लिख सकते हैं। तो tan थीटा के वैल्यू हो गई 1। अगर tan ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के अगर एंगल सेक्शन में जाए तो हमें पता है 1 की वैल्यू कितने में आती है, 45। अगर दोनों साइड को कंपेयर किया गया आपस में, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलती है, 45 डिग्री। यानी एंगल रिक्वायर्ड मेरा आंसर क्या होगा, 45। तो एंगल OQP इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे आपको एरो तो देना ही पड़ेगा, ये आप लोग थोड़ा अपने से मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए आपका आंसर रहा। देखिए 10 नंबर सम्स क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन में। इन द ट्रायंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively। यानी D और E पॉइंट क्या AB और AC साइड पे रिस्पेक्टिवली है। देखिए मैंने पहले डायग्राम बना के रखा है। कहा गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D और E AB और AC रिस्पेक्टिवली साइड पर है। देखिए मैंने दे दिया पॉइंट। और क्या कहा गया, कंडीशन में कहा गया है DE पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल है। गिवन क्या दिया है, AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AE 2 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर, BD 4.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड CE, इसे क्या मान लेते हैं, X लिखते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट CE इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सिमिलैरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लगने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि किसी साइड के आप अगर पैरेलल जा रहे हो, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का पैरेलल लाइन लेके जाओ और बाकी दो साइड का वो काट दे, अगर सेम रेशियो में काटता है, कहने का मतलब अगर ये A:B रेशियो में काटेगा इस साइड को, इस साइड को भी A:B और इन दोनों साइड को भी A:B रेशियो में काटेगा। इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। देखिए बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख सकते हैं AD बाय DB AE बाय EC, AD बाय DB AE बाय EC इज इक्वल्स टू क्या होता है, DE बाय BC। हमें क्या क्या वैल्यू पता है, हमें AD पता है, DB पता है,
ए ही पता है, EC निकालना, यानी इसी कोई जरूरत नहीं। तो लिख सकते हैं AD बाई DB AE बाई EC। AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, DB के जगह पे लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर, AE के जगह पे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर और EC के जगह पे हमने माना है क्या x सेंटीमीटर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू x इज इक्वल 2 इंटू 4.5, देन x इज इक्वल 2 इंटू 4.5 बाई 3। डेसिमल हटाने के बाद 10, 5 2 9 3 1 3 3 2 1 2 1, यानी x की वैल्यू आपकी क्या निकल गई 3। तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड आंसर, तो EC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका रहा आंसर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन किए हैं। आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारे सम्स जो बाकी रह गए वो सारे करवाने की कोशिश की जाएगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हो सके तो बगल में जो बेल वाली घंटी है उसे आप दबा के रख दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ लें।